जय हिंद दोस्तों। मैं अवधेय सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है। आज 28 फरवरी 2023 यानी आज के दिन जो है विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है। तो हम जो है इस शुभ अवसर पर जो है सोचे कि आपको जो है विज्ञान से ही संबंधित वर्ग 9 के विज्ञान पाठ से संबंधित पाठ पहला हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात पदार्थ के बारे में जो है आपको एक सारांश दे रहे हैं। एक अध्याय के अंतर्गत जितना भी आपको पढ़ना है उसका सारा निचोड़ एक तरह से कह दीजिए कि आपको दे रहे हैं अध्याय सारांश। अर्थात जो है विज्ञान दिवस के रूप में इस तरह से आपको विज्ञान के बारे में जो है दे रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदस्य बन जाए और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पसंद आता हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए विलम्ब न करते हुए चलते हैं। देखिए सारांश में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ है। तो पदार्थ क्या चीज़ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ के कण कितने होते हैं, अणु कितने होता, परमाणु क्या है, ये सारा चीज़ हम इसमें आपको देंगे। लेकिन आपको जो है पूरा विषय का जो है इस पाठ से संबंधित हमारे आसपास के पदार्थ जितने भी है उसके जो है सारांश आपको दे रहे हैं। देखिए क्या कहता है। नंबर 1, संसार की सभी वस्तुएं। नंबर 1 कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी जितनी भी हमारे संसार की बनी हुई वस्तु सामग्री होती है सभी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। यानी वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिनका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व कहा है। कौन कौन सा? तो वायु, पृथ्वी, यानी अग्नि, जल और आकाश, ये 5 जो है प्राचीन दार्शनिकों के द्वारा जो है पदार्थ को पंचतत्व कहा गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ के पंचतत्व कितने होते हैं, पंचतत्व कौन कौन से होते हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया जाता है और पदार्थ को इन्हीं पंचतत्व में वर्गीकृत किया है, यानी बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। आंसर क्वेश्चन साथ ही साथ है। सभी पदार्थों के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी पदार्थ कणों से मिलकर, यानी सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कोई ठोस पदार्थ रहता है उसके अंदर जो है रिक्त स्थान होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रिक्त स्थान। जैसे देखिए पदार्थ है ना, तो इसमें जो है छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उसे अंतराण्विक रिक्त स्थान कहते हैं और उसी के अंदर जो बल कार्य करता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। चलिए आगे विस्तार नहीं चलेंगे क्योंकि आपको सारा सारांश आपको देना है बहुत कम समय में। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण जो हैं क्या होते हैं? निरंतर लगातार गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। अगला, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान जैसा बढ़ेगा उसकी गति क्या हो जाएगी? उसके कण जो है तेज हो जाता है, तीव्र रूप में हो जाता है। तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी अंदर ही आंतरिक रूप से मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों को रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। नेक्स्ट कहता है कि 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, यानी 2 पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों को
यानी दो विभिन्न पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। यह बल कणों को एक साथ बांधकर रखता है, इसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं जो है बनती है, यानी इन्हीं बल के कारण जो है पदार्थ की अवस्थाएं जो है बनती है, वर्गीकृत होती है, जो ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं जो है आप हम देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अभी आपको बताया पदार्थ के तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं का कारण होता है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं उनकी कणों के विभिन्न विशेषताओं का कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, यानी बल लगने पर ठोस जो है टूट जाते हैं लेकिन इसका आकार जो है नहीं बदलता। अर्थात कह सकते हैं कि किसी ठोस वस्तु पर जब बल आरोपित करेंगे तो वह वस्तु जो है टूट जाएगी लेकिन इसका आकार जो है बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्या कहता है कि द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। द्रव का अपना आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी आकार का रूप ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। यानी कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है कि वह कितना वजन का है, लेकिन उसका आकार नहीं, अनिश्चित होता है। आप बोतल के रूप में डालिएगा तो बोतल की अवस्था में वो जल जो है मिश्रित हो जाता है, उसका रूप धारण कर लेता है। तो कह सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि द्रव में ठोस, द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस यानी द्रव में ठोस जो है मिल जाएगा, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, यानी तीनों जो है आपस में क्या होती है, मिल जाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है नेक्स्ट कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर जो है क्या होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण कम होता है कि अधिक होता है, तो लिख सकते हैं कि उसका विसरण की दर जो है अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अगला कहता है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंपैरिजन काफ़ी अधिक होती है। क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। अगला, तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है। क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी उस पदार्थ का जो क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अर्थात आप सीधे एक लाइन में समझिए कि जिस ताप पर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके पिघला दिया जाता है, द्रव का रूप बन जाता है, तो उस वैसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, वैसी अवस्था को कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक। तो गलनांक का क्वथनांक दो चीज़ होता है। तो जिस ताप पर कोई वस्तु या पदार्थ क्या हो जाती है, खौलना आरंभ कर देती है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक। आज जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु जो है द्रव की अवस्था में बदल जाती है उसे हम कहेंगे गलनांक। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। क्या कहता है कि गलने की प्रक्रिया ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन। क्या कहते हैं, संगलन।
भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से जब द्रव की अवस्था में वह बन जाए तो वैसी अवस्था को क्या कहेंगे? संगलन। चलिए संगलन के बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक क्या होता है? गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, यानी तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा, जिस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है यानी अदृश्य रहती है, तो जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जो पदार्थ में ऊष्मा छिपी रहती है तो वैसी ऊष्मा को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहता है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते? तो उसे क्या कहेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो इस तरह से आपने देखा गलनांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इस तरह से। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है, यह जो है पहले पाठ से है, वर्ग 9 के पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या पूरा सारांश जो है पाठ का पूरा सारांश आपको दे रहा है। क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, द्रव पदार्थ जो है खौलना आराम कर देता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक, जैसे दूध का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से इसको कहेंगे क्वथनांक, यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव जो है खौलना आरंभ कर दे तो उस ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन क्या है कि वैसी अभिक्रिया जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वह वापस जो है ठोस में बदलने की प्रक्रिया हो जाती है, यानी पुनः जो है ठोस ले गैस में परिवर्तित हो जाती है और पुनः जो है गैस से वह ठोस की अवस्था में आ जाती है, तो वैसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है। बहुत सारी अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्थाएं, द्रव अवस्थाएं, गैस अवस्थाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी CO2 गैस को द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी शुष्क हिम कहते हैं, ड्राई आइस। जो हम लोग आइस, आप और हम सब आइसक्रीम खाते हैं, यह क्या है? सभी जो है उसी के अंतर्गत आता है, शुष्क बर्फ में। नेक्स्ट क्या कहता है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण।
तो वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता। यानी आप सीधा जो है एक लाइन में समझिए कि यह जो है कोई बर्तन है, इसमें जो है जल जो है भरा हुआ है और इसको जैसे जैसे हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो यह क्या होगा? यह जो है गर्म होगा। गर्म होने के बाद ऊपर में जो है भाप निकलने लगता है। तो वही क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होना। द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जब कहेंगे कि जब जो है द्रव की अवस्था, यह जो है द्रव की अवस्था जब वाष्प में बदल जाए जिस तापमान पर, तो वैसी अभिक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। वैसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण गर्म होती है कि शीतलता प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण जो शीतलता प्रदान करती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।